पायल सिंदेल from Pandit Khushilal Sharma Government Ayurvedic College, Bhopal, Madhya Pradesh. So, tuberculosis. What is tuberculosis? It is also known as Koch's disease. Tuberculosis is a communicable chronic granulomatous disease which is caused by Mycobacterium tuberculosis. ओके, सो डेफिनेशन में ही हमको क्लियरली दिख रहा है कि इट इज़ अ कम्युनिकेबल, मतलब स्प्रेड होने वाली डिसीज़, क्रॉनिक मतलब कि लंबे समय तक चलने वाली डिसीज़, एंड देन ग्रेन्युलोमेटस जिसके अंदर ग्रेन्युलोमा का फॉर्मेशन होता है. सो इट इज़ अ क्रॉनिक ग्रेन्युलोमेटस डिसीज़ कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज़ द बैक्टीरिया विच इज़ कॉजिंग ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है, फिर अब हम देखते हैं इसके कॉजेटिव एजेंट. सो कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस में मोस्ट कॉमन जो ह्यूमन स्ट्रेन है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होमिनेंस. तो ये सबसे कॉमनली यही इन्फेक्शन करता है. इसके अलावा क्या है, माइकोबैक्टीरियम बोविस है जो कि किस में मिलता है, काऊ में मिलता है. ठीक है, तो इसका इन्फेक्शन काऊ में होता है एंड देन उसके बाद में जो मिल्क है उसका कंटेमिनेटेड हो जाता है. फिर उस कंटेमिनेटेड मिल्क के थ्रू वो ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाता है और वो क्या कॉज करता है फिर वहाँ पे ओरोफेरेंजियल या फिर इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस. इसके अलावा और भी स्ट्रेन्स और वी कैन से दैट और भी स्पीशीज़ होती हैं जैसे कि माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकैनम, माइकोबैक्टीरियम माइक्रोटी. तो ये सब क्या है, पॉजिटिव एजेंट है ट्यूबरकुलोसिस के. ठीक है, इसके अलावा जो बैक्टीरिया है, तो ये जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम, इसका शेप कैसा रहता है, रॉड शेप्ड. ठीक है, और ये क्या है, एसिड फास्ट बेसिलाई एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. तो ये हो गई बैक्टीरिया के बारे में थोड़ी डिटेल. ठीक है, इतना क्लियर है. अब आगे बढ़ते हैं. फिर एपिडेमियोलॉजी. तो कहाँ पे ये ज़्यादा मिलता है ना, कौन से ऐसे एरिया हैं जो इस डिसीज़ के लिए मोर प्रोन है. तो इंडिया में कॉमन है ट्यूबरकुलोसिस. इसके अलावा जो साउथ अफ्रीका रीजन है वहाँ पे ज़्यादा केसेस मिलते हैं ट्यूबरकुलोसिस के. और WHO में जो 2008 में एक सर्वे किया गया था उसके अकॉर्डिंग हर 3 पर्सन में से 1 पर्सन TB से इन्फेक्टेड है. ठीक है, अब हाई रिस्क कहाँ पे होगी, जो पॉवर्टी है या फिर ओवर क्राउडिंग वाले एरिया हैं या जहाँ पे क्रॉनिक डेबिलिटेटिंग इलनेस होती है, तो दे आर मोर प्रोन टू ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है, इतना क्लियर है. अब इसके बाद देखते हैं हम रिस्क फैक्टर्स कि कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं ना, कौन से ऐसे डिसीज़ेस हैं जिन लोगों को ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं. ठीक है, तो जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया. डायबिटीज़ के पेशेंट्स भी थोड़े वीक ही हो जाते हैं तो उनको दूसरे डिसीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है. हॉजकिन लिम्फोमा, अल्कोहलिज्म और HIV. देखिए, और डिसीज़ के अलावा HIV सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि HIV में क्या रहता है, पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है. ठीक है, अब अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो मतलब वो किसी भी पैथोजन से खुद को प्रोटेक्ट करने में सक्षम नहीं है. ठीक है, तो वो क्या है, ज़्यादा प्रोन है. इसलिए HIV इज़ द इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है, अब हम देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन. अगर ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है तो इसका कोई ना कोई मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा जिसके थ्रू ये कम्युनिकेट कर रही होगी. ठीक है, तो इसके 4 मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं, इनहेलेशन, इंजेशन, ट्रांसप्लेसेंटर और इनॉक्यूलेशन. इनहेलेशन मतलब क्या, सपोज देयर इज़ अ पर्सन नेम्ड A विच इज़ इन्फेक्टेड विद ट्यूबरकुलोसिस एंड देयर इज़ अ पर्सन नेम्ड B विच इज़ नॉट इन्फेक्टेड. सो एयर के थ्रू क्या रहेगा कि जब A एक्सेल करेगा तो माइकोबैक्टीरियम ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के फॉर्म में एक्सेलेशन से एयर में निकल जाएगा बाहर. ठीक है, फिर वही एयर जो B पर्सन है जो कि नॉर्मल है वो इनहेल करेगा तो उसके थ्रू क्या होगा, माइकोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया है, इन शॉर्ट जो बैक्टीरिया है वो B के लंग्स या फिर जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें एंटर कर जाएगा. एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन. ठीक है, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ फ्रॉम एन एक्टिव ओपन केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. कहने का मतलब ये है कि एक एक्टिव केस है ट्यूबरकुलोसिस का, उसके थ्रू ट्रांसमिशन होगा. ठीक है, इंजेशन कैसे हो सकता है, जो मैंने अभी काऊ का एग्जांपल दिया था कि अगर काऊ बॉविस से इन्फेक्टेड है, माइकोबैक्टीरियम बॉविस से, तो जो उसका मिल्क है वो कैसा रहेगा, कंटेमिनेटेड रहेगा. और अगर वो जो मिल्क है उसको अनपास्चराइज करके इंटेक किया जाएगा तो उसके थ्रू भी क्या होगा, ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा. तो ये कैसे हो गया, इंजेशन के थ्रू. देन ट्रांसप्लेसेंटर, फ्रॉम मदर टू फीटस, ट्रांसप्लेसेंटली भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है. इनॉक्यूलेशन, ये बहुत ही रेयर केस है, पर इनॉक्यूलेशन में क्या है, एक्सट्रीमली रेयर मोड एंड मे डेवलप ड्यूरिंग पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन. पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, मान लो कि कोई A पर्सन है, वो B पर्सन जो कि डेड है. ठीक है, और लेकिन वो पॉजिटिव केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस था,
तो अगर उनका एग्ज़ामिनेशन पोस्टमार्टम एग्ज़ामिनेशन वो करता है, उसके थ्रू अगर उनको इनहेल के थ्रू बैक्टीरिया एंटर हो जाता है तो वो क्या है, इनोक्यूलेशन है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम क्या टाइप्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। सो टाइप्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस में क्या है कि मेनली पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कहाँ करता है, तो वो अपेक्स ऑफ द लंग में मोस्ट कॉमनली इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, देखो टाइप्स के कितने हो गए, 2 हो गए, एक पल्मोनरी और दूसरा हो गया एक्स्ट्रा पल्मोनरी। ठीक है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी के बारे में हम एंड में बात करेंगे, अभी हम बात करते हैं पल्मोनरी। जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है वो 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, तो जो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द लंग है, हम उसकी पैथोजेनेसिस देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो पैथोजेनेसिस में क्या आता है, अब देखो बैक्टीरिया आया, ठीक है, वो बॉडी में एंटर किया, उसके बाद जो भी प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, पैथोजेनेसिस। तो इसमें देखते हैं हम कि जब भी बैक्टीरिया एंटर करता है तो 2 साइमल्टेनियस इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं। ठीक है, तो 1 इज़ द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड सेकेंड इज़ द टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है कि ऑब्वियसली अगर कोई फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में एंटर कर रही है तो जो सेल है उसको बॉडी इजीली एक्सेप्ट नहीं करती है, वो उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, तो वो क्या होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रहती है। तो टीबी डेवलपिंग फर्स्ट इन एन इम्यूनोकॉम्पिटेंट इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, अब टीबी का इन्फेक्शन होगा नहीं होगा वो सब किस पर डिपेंड करता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पे। क्यों, क्योंकि अगर वो इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो उसका इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा और वो ऑन स्पॉट ही उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, मतलब देखो 4 टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, इसमें से टाइप 4 जो होती है वो होती है डिलेड, मतलब कि वो ऑन स्पॉट नहीं होती, जैसे इन्फेक्शन हुआ वैसे ही वो रिएक्शन नहीं हो जाएगी, वो 48 to 72 आवर्स के बाद होगी वो रिएक्शन। तो ये क्या है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है और इसके अंदर CD4 CD8 सेल्स जो भी अपने टी लिम्फोसाइट्स हैं इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। अब एक्टिवेशन ऑफ फैगोसाइट्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब 2 तरीके से इसकी पैथोलॉजी को डिवाइड, एक इन्फेक्शन बिफोर एक्टिवेशन ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं माइकोबैक्टीरियम है, बैक्टीरिया इनहेल किया तो वो कहाँ गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गया। ठीक है, नॉस्ट्रिल, ठीक है, देन नेजोफेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, जो भी पूरा अपना ट्रैक्ट है उसके थ्रू, देन ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स, है ना, इस तरीके से वो नीचे जा रहा है। ठीक है, लंग्स में जा रहा है, फिर लंग्स में कहाँ तक पहुँचा बैक्टीरिया, एल्वेलाई तक। ये अभी हम इनहेलेशन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, एल्वेलाई में पहुँचा, अब एल्वेलाई में जो सेल्स हैं एल्वेलाई के, वो इसको एज अ फॉरेन बॉडी ही लेंगे बैक्टीरिया को, तो क्या होगा, वहाँ के जो मैक्रोफेज हैं वो क्या करेंगे, माइकोबैक्टीरियम को एनगल्फ कर लेंगे। क्यों एनगल्फ करते हैं, देखो मैक्रोफेजेस का काम क्या होता है, मैक्रोफेजेस का काम होता है जो भी पैथोजन आया है उसे एनगल्फ करना, देन फेगोलाइसोसोम बनाकर उस सेल का और उस पैथोजन का डिस्ट्रक्शन कर देना। ठीक है, तो अब इस प्रोसेस में क्या हुआ कि जो मैक्रोफेजेस थे एल्वेलाई के रीजन में उन्होंने क्या किया, माइकोबैक्टीरियम का एनगल्फ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो फैगोसोम और लाइसोसोम है इनका फ्यूजन होना ज़रूरी होता है किसी भी पैथोजन को मारने के लिए। ठीक है, लेकिन जो माइकोबैक्टीरियम का जो सेल वॉल है उसमें होता है ग्लाइकोलिपिड, तो वो क्या करता है, फैगोसोम और लाइसोसोम उसका जो फ्यूजन है उसको होने नहीं देता वो, वरना तो क्या होगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा पैथोजन का। ठीक है, तो वो इनहिबिट कर देता है प्रोसेस को, सो दैट देयर वुड बी नो डिस्ट्रक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस, है ना। अब ये डिपेंड करता है इम्यूनिटी ऑफ द पर्सन टू पर्सन। ठीक है, अब ये फ्यूजन नहीं हो रहा है तो इसके बाद क्या होगा, वो जो बैक्टीरिया है, मान लो ये मैक्रोफेज है, इसके अंदर बैक्टीरिया है। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या होगा, प्रोलिफरेट हो जाएगा, डिवाइड होगा 1 2 3 4 ऐसे करके, तो वो क्या होगा, वहाँ पे प्रोलिफरेट हो जाएगा एंड देन एक एज के बाद में वैसे भी मैक्रोफेज जो है, जो सेल है मैक्रोफेज, वो क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगा और जो जितने भी उसके अंदर माइकोबैक्टीरियम थे वो स्प्रेड हो जाएंगे। ठीक है, और जो भी हमारा प्लाज्मा है उसमें स्प्रेड हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, दूसरे मैक्रोफेजेस आएंगे, क्या होगा, रिक्रूटमेंट ऑफ एडिशनल मैक्रोफेजेस विच इंजेस्ट डाइंग मैक्रोफेजेस एंड देयर बेसिलरी कंटेंट्स। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा कि जो एडिशनल मैक्रोफेजेस है, जो नए मैक्रोफेजेस है, वो क्या करेंगे, वो भी आएंगे, है ना, वो भी माइकोबैक्टीरियम को इनगल्फ करेंगे।
ठीक है, फिर वापस से वही प्रोसेस होगी कि माइकोबैक्टीरियम क्या करेगा, डिस्ट्रक्शन नहीं होने देगा, फेगोसोम लाइसोसोम का फ्यूजन नहीं होने देगा और प्रोलिफरेट करता जाएगा। एंड एट द एंड क्या होगा, बैक्टीरियमिया एंड सीडिंग ऑफ मल्टीपल साइट्स। एट द एंड रप्चर होके जो माइकोबैक्टीरियम है वो आएगा प्लाज्मा में, एंड प्लाज्मा एंड ब्लड के थ्रू वो स्प्रेड होकर मल्टीपल साइट्स पे जाके इन्वेट कर देगा या सीड कर देगा। ठीक है, अब वो जिस भी साइड पे जाएगा, मान लो एल्वियोलाई में ही रह गया, वो एल्वियोलाई के टिश्यू में ही अगर वो इन्वेट कर गया तो वहीं पे लीजन बन जाएगा और क्या होगा, पल्मोनरी टीबी हो जाएगा। ठीक है, मेनली कॉमनली क्या होता है, टीबी कहाँ होता है, तो जो लंग्स हैं, लंग्स का अपेक्स कहाँ, ये वाले रीजन में कहीं आता है। ठीक है, तो अपेक्स पे जाके ज़्यादातर केसेस में मिलता है कि अपेक्स पे जाके वो इन्वेट करता है और वहाँ लीजन बनाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इन्फेक्शन बिफोर एक्टिवेशन ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इनिशिएशन ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या है कि जो मैक्रोफेजेस हैं उसके अंदर बैसिलाई हैं, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम के। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे सेल्यूलर एक्टिविटी शुरू होगी और अच्छे से। तो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं वो क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे माइकोबैक्टीरियल एंटीजन को एंड प्रेजेंट टू टी सेल। ठीक है, तो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो क्या करेंगे, माइकोबैक्टीरियल एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे, किसको, टी लिम्फोसाइट्स को। ठीक है, अब टी लिम्फोसाइट्स में एक होते हैं CD4 टाइप टी लिम्फोसाइट्स। ठीक, तो उसको प्रेजेंट किया। अब जो CD4 टाइप टी लिम्फोसाइट्स है वो इंटरलिक्विन 12 के प्रेजेंस में या उसके एक्शन से जो CD4 सेल हैं वो किस में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, टी टाइप 1 हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, टाइप 1 हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स में हो जाएंगे। फिर वो जो टाइप 1 हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या करेंगे, अब वो कर देंगे एक्टिवेशन ऑफ द मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज का एक्टिवेशन जैसे ही होगा अब, तो वो मैक्रोफेज काय में मॉडिफाई होगा, एपिथेलॉइड सेल्स में। ठीक है, और जो ये एपिथेलॉइड सेल्स हैं ये और मॉडिफाई होगी, बनाएंगे ग्रैन्युलोमा। ठीक है, अब भी हमने पढ़ा था कि ट्यूबरक्लोसिस इज़ अ क्रॉनिक ग्रैन्युलोमेटस डिसीज़। तो ग्रैन्युलोमा बना यहाँ पे। ग्रैन्युलोमा के सेंटर में क्या है, केसियस नेक्रोसिस है। केसियस नेक्रोसिस मतलब कि सेल्स का एक डेब्रीज जैसा बना हुआ है सेंटर में, जो कि बिफोर एज ही डेथ हो चुके हैं। फिर उसके आसपास में एपिथेलॉइड सेल्स हैं। ठीक है, एपिथेलॉइड सेल्स इज नथिंग बट द मोडिफिकेशन ऑफ मैक्रोफेजेस। एंड में जो कवरिंग है उसकी वो होती है लिम्फोसाइट्स से, और एक बड़ा सेल होता है लैंगहेंस जियान सेल। तो ग्रैन्युलोमा क्या है, ग्रैन्युलोमा अगर हम इसको और अच्छे से समझें तो ग्रैन्युलोमा क्या हो जाता है, एक लीजन बन जाता है। ठीक है, उसका डायमीटर रहता है ऑलमोस्ट 1 मिलीमीटर डायमीटर का रहता है वो लीजन कहीं भी हो सकता है, जहाँ भी जाके पैथोजेनेसिस चल रही है बॉडी के किसी भी ऑर्गन में हो सकता है। यहाँ अभी हम सिर्फ पल्मोनरी टीबी की बात कर रहे हैं, तो हम उस हिसाब से मान सकते हैं कि लंग्स में कहीं पे ये हो रहा है। ठीक है, अब व्हाट इज़ द फेट ऑफ ग्रैन्युलोमा ना, तो या तो वो बैक्टीरिया वहीं सीज हो जाएगा ग्रो करना, जैसे ग्रैन्युलोमा बना वैसे ही बैक्टीरिया सीज हो जाएगा, या फिर क्या होगा, लीजन जो है वो लिक्विफाई होके और स्प्रेड हो जाएगा बॉडी में। थर्ड कंडीशन क्या होगी, जो बैक्टीरिया है वो कफ अप होके स्पूटम के थ्रू बाहर निकलेगा। ठीक है, इसलिए इसमें हम स्पूटम एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक, तो ये होगी पूरी पैथोजेनेसिस ऑफ द प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज़ प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस एंड सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। Primary tuberculosis, it is the initial infection in an unsensitized individual on first exposure to the organism is known as primary tuberculosis। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन का फर्स्ट टाइम एक्सपोजर होता है ट्यूबरक्लोसिस के माइकोबैक्टीरियम से, तब जो उसे ट्यूबरक्लोसिस होता है वो होता है प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इसको ही चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं, है ना। अब साइट ऑफ प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस क्या है, तो लंग्स में हो सकता है, इंटेस्टाइन, टॉन्सिल्स में एंड स्किन में। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, वो होता है घोन्स फोकस। घोन्स फोकस क्या है, जो पेरेन्काइमल सेल्स हैं, ठीक है, जो पेरेन्काइमल सेल्स ऑफ द प्लूरा हैं, ठीक, उसमें अगर लीजन बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, घोन्स फोकस। देखो, जो लंग्स हैं, लंग्स के अंदर पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, ठीक है, उसमें एक लीजन बना, वो क्या है, घोन्स फोकस। और ये जो घोन्स फोकस है अलॉन्ग विथ द लिम्फ नोड
इन्वॉल्वमेंट जो भी उस रीजन का जो भी लिम्फ नोड है उसके साथ मिलके बनाता है घोन्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो घोन्स फोकस क्या हो गया, पेरेन्काइमल सेल ऑफ द लंग, है ना, जिसमें लीजन हो रहा है। एंड घोन्स कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, वो पेरेन्काइमल सेल्स विथ द लीजन है जो, एंड द लिम्फ नोड ऑफ दैट रीजन, मतलब उस एरिया में जो भी लिम्फ नोड है उन दोनों का मिला के जो फॉर्म होता है वो होता है घोन्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये बहुत अच्छा साइन है, मतलब कि हॉलमार्क इन मेजॉरिटी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कंट्रोल्स द इन्फेक्शन। ठीक है, तो मतलब ये इस चीज़ का साइन है कि इन्फेक्शन कंट्रोल में हो रहा है। ठीक, द हॉलमार्क ऑफ हीलिंग इज़ फाइब्रोसिस एंड घोन कॉम्प्लेक्स हीलिंग बाय कैल्सिफिकेशन। ठीक है, तो अब जब इसकी हीलिंग होगी तो कैसे होगी, फाइब्रोसिस के थ्रू, एंड मोस्ट कॉमनली क्या हो जाएगा, कैल्सीफाइड हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, घोन्स कॉम्प्लेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड घोन लीजन विथ रीजनल लिम्फेडिनाइटिस, अब घोन लीजन जो बनेगा वो क्या करेगा, जो भी उस रीजन में जिस भी पार्ट में वो हुआ है वहाँ क्या कर देगा, लिम्फेडिनाइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस। अब हम आते हैं सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस पे, तो इसी को हम बोलते हैं पोस्ट प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस या फिर रीएक्टिवेशन ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस डेवलपिंग इन अ प्रीवियसली सेंसिटाइज्ड इंडिविजुअल इज़ नोन एज सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, प्रीवियसली सेंसिटाइज्ड मतलब वो पर्सन जो है उसको पहले ट्यूबरक्लोसिस हुआ था। ठीक, अब वो जो सेल था, है ना, जो लीजन था वो डेड था, लेकिन वो लेटेंट फेज में था, है ना, कि बाद में भी वो टीबी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो मान लो कि एक पेशेंट को 6-7 साल की उम्र में ट्यूबरक्लोसिस हुआ, जस्ट एज्यूम कर लो, फिर उसका ट्रीटमेंट हो गया और जो इन्फेक्शन है वो भी क्योर हो गया। फिर थोड़े समय बाद, मान लो 10-11 साल बाद फिर से उससे इन्फेक्शन हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, मतलब उसको पहले हो चुका है ये इन्फेक्शन, ही इज़ नॉट दैट न्यू, है ना, द पेशेंट इज़ नॉट दैट न्यू फॉर द इन्वेजन और इन्फेक्शन। ओके, फिर इट मे बी शॉर्टली और मैनी ईयर्स आफ्टर प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस, या तो बहुत जल्दी हो सकता है कि मान लो वो उसको 6-7 साल की उम्र में हुआ, फिर 9 साल की उम्र में फिर से टीबी हो गया, है ना, या फिर क्या हो सकता है कि उसको 9 साल की उम्र में हुआ और उसके बाद उसको हो रहा है 25 साल की उम्र में। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी मिल सकता है। ये क्या हो गया, सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कोई एक्सोजिनस सोर्स नहीं होता है। ठीक है, एंडोजिनस ही रहता है। एंडोजिनस मतलब कि जो पुराने लीजन्स रहते हैं वही लेटेंट फेज में रहते हैं, फिर वही फेवरेबल कंडीशंस में वापस से जो है माइकोबैक्टीरिया को डिवाइड करने लग जाते हैं और फिर इन्फेक्शन बढ़ जाता है। अब इसकी हीलिंग कैसे होती है, तो इसकी हीलिंग भी फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन से होती है, एंड रेयरली ऑसिफिकेशन होता है, और इसमें भी मेनली फाइब्रोसिस ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। मेनली क्या हो रहा है, रीएक्टिवेशन ऑफ द ओल्ड लीजन्स और ग्रेजुअल प्रोग्रेशन ऑफ द प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस इनटू क्रॉनिक। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। अब इसके बाद हम देखते हैं थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस एंड सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। तो टाइप ऑफ इन्फेक्शन अगर हम देखें तो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस में इनिशियल इन्फेक्शन इन एन अनसेंसिटाइज्ड इंडिविजुअल, है ना, टाइप ऑफ इन्फेक्शन इनिशियल है और अनसेंसिटाइज्ड में है, पहली बार ही हो रहा है, प्राइमरी मतलब पहली बार हो रहा है उसको। ठीक है, फिर सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन इन अ प्रीवियसली सेंसिटाइज्ड इंडिविजुअल, उसको पहले इन्फेक्शन हो चुका है, उसका क्योर भी हो गया था, लेकिन फिर वापस से उसको इन्फेक्शन रीऑकर हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। तो टाइप ऑफ इन्फेक्शन जो कि रिपीट हुआ वो क्या है, सेकेंडरी। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, प्राइमरी टीबी में एक्सोजिनस सोर्स रहता है। ठीक है, या तो इनहेलेशन के थ्रू या जो भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसके थ्रू बॉडी में पैथोजन एंटर करता है ना, तो इसको हम एक्सोजिनस बोल देंगे प्राइमरी टीबी के सोर्स को। और सेकेंडरी टीबी का सोर्स क्या है, एंडोजिनस है। क्यों एंडोजिनस है, क्योंकि जो लीजन है वो लेटेंट फेज में था। ठीक है, फिर उसको फेवरेबल टाइम मिला तो वो वापस डेवलप होने लगा। ठीक, तो इसलिए ये क्या है, सेकेंडरी टीबी एंडोजिनस ही कहलाएगा। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इसका कहीं बाहर से नहीं आया है, इंटरनली ही जो सेल्स हैं वही ग्रो करके और वापस से टीबी कर रहे हैं। साइट ऑफ लंग इन्वॉल्व, अब देखो लंग का कौन सा साइट इन्वॉल्व है, तो जो प्राइमरी टीबी है उसमें या तो लोअर पार्ट ऑफ अपर लोब, है ना, अपर लोब का या तो लोअर पार्ट में हो सकता है या फिर अपर पार्ट ऑफ लोअर लोब, या फिर जैसे मान लो ये लोब है ना, ये ऊपर वाला है नीचे वाला है। ठीक है, तो या तो अपर लोब के लोअर पार्ट में हो सकता है या फिर लोअर लोब के अपर पार्ट में हो सकता है, मतलब कि ये जो ये वाला एरिया हो रहा है ना, तो यहाँ पे
प्राइमरी टीबी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक। और सेकेंडरी टीबी का क्या है, अपेक्स एंड पोस्टीरियर सेगमेंट्स ऑफ द अपर लोब एंड सुपीरियर सेगमेंट्स ऑफ द लोअर लोब, ठीक है। तो अब जो सेकेंडरी है वो अपेक्स पे होता है, जैसे मैंने बताया कॉमनेस्ट साइट क्या है, अपेक्स ऑफ द लंग। तो जैसे मान लो ये लंग है, ठीक है, तो ये लंग का जो ये वाला एरिया है ये क्या अपेक्स है, तो यहाँ पे होता है। या फिर पोस्टीरियर सेगमेंट्स, अपर लोब जो है ना, अब मान लो ये जैसे ये लोब है तो इसका पीछे वाला हिस्सा जो है, ठीक है, ये तो एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया। तो यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे होने के चांसेस ज़्यादा हैं सेकेंडरी के। इसके अलावा सुपीरियर सेगमेंट्स ऑफ द लोअर लोब, ठीक है। अब इसको कंसिडर कर लो लोअर लोब, तो लोअर लोब का ये इंफीरियर सेगमेंट्स हो गए, ये सुपीरियर सेगमेंट्स हो गए। तो जो सुपीरियर सेगमेंट्स है वहाँ पे होगा क्या, सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। अब स्पूटम फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई, AFB मतलब एसिड फास्ट बेसिलाई। तो जो प्राइमरी वाले ट्यूबरक्लोसिस वाले केसेस हैं उसमें रेयरली पॉजिटिव मिलता है, ये ज़्यादातर नहीं मिलता है। और जो सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस है तो उसमें हमें ये कॉमनली पॉजिटिव मिलता है, ठीक। फिर कैविटी फॉर्मेशन प्राइमरी टीबी में नहीं होता है, कैविटी का फॉर्मेशन सेकेंडरी टीबी में होता है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। अब हम इतनी देर से डिसीज़ की बात कर रहे हैं तो हमें पता तो होना चाहिए कि क्या क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे, है ना। तो क्लिनिकल फीचर्स में फीवर रहेगा, हीमोप्टिसिस मतलब कि जो कफ है या फिर अगर वो पेशेंट खांसता है तो उसके साथ खून निकलेगा, ठीक है। फैटिगनेस, हमेशा थका हुआ रहेगा वो पर्सन। इसके अलावा ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स रहेगी, वेट लॉस होगा, बहुत ही ग्रेजुअली वेट लॉस होता है पेशेंट का, मतलब लूज़ करता ही जाता है वो वेट। प्यूरुलेंट स्पूटम इनिशियली म्यूकॉइड रहता है, फिर बाद में प्यूरुलेंट हो जाता है, ठीक है। ये स्पूटम का बहुत रोल रहता है ट्यूबरक्लोसिस में। इनफैक्ट जो हम इसका एग्जामिनेशन करते हैं वो भी स्पूटम बेस्ड ही रहता है। फिर हो जाता है प्लोराइटिक पेन, प्लोराइटिक रीजन में पेन होगा, चेस्ट पेन होगा। ऑब्वियसली अभी हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस पे बात कर रहे हैं तो चेस्ट से रिलेटेड पेन ही ज़्यादातर हमको देखने मिलेगा। इसके अलावा परसिस्टेंट कफ हमेशा बना ही रहेगा, खांसी हमेशा होती ही रहेगी पेशेंट को, ठीक है। फिर इसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में तकलीफ़ होगी या छोटी छोटी मतलब जल्दी सांसें लेगा, और यूरिन डिस्कलरेशन भी मिल सकता है इसमें। इसके अलावा फैटिगनेस रहेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं डायग्नोसिस, है ना। अब हमने पूरे डिसीज़ की बात कर ली, अब इसको डायग्नोस तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या कॉमनली हम क्या करते हैं, हिस्ट्री टेकिंग करते हैं। सबसे पहले कोई भी पेशेंट आता है हम उसकी हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, नेम, एज, सेक्स एंड फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, है ना, ट्रीटमेंट हिस्ट्री जो भी है वो सब हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे हम, तो फिज़िकल एग्जामिनेशन में क्या कर सकते हैं हम, हार्ट रेट वगैरह, जो हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ये सब चेक करेंगे। और जो रेस्पिरेटरी की जो मर्मर साउंड है, अभी हम यहाँ रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की बात कर रहे हैं तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगी कि मर्मर साउंड सुनेंगे जो बैक से हम जिगजैग के थ्रू स्टेथोस्कोप से जो साउंड सुनते हैं तो वो हम सुनेंगे, ठीक है। तो ये फिज़िकल में हो गया। और रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स, रेडियोग्राफिक में सबसे पहले हम काय पे जाएंगे, चेस्ट एक्सरे पे जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ठीक है। फिर अब इसके बाद में अगर पल्मोनरी टीबी हुआ है तो पल्मोनरी टीबी में हम क्या करेंगे, स्पूटम एग्जामिनेशन कराएंगे। स्पूटम एग्जामिनेशन क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि जो वो बैक्टीरिया है, जब वो ग्रैन्युलोमा बनता है ना तो उसके बाद उसके 3 फेट रहते हैं, तो उसमें से एक फेट क्या रहता है कि वो बैक्टीरिया स्पूटम के थ्रू बाहर आता है, ठीक है। तो अगर हम स्पूटम का एग्जामिनेशन कर लेंगे तो उससे डिटेक्ट हो जाएगा, इसलिए हम पल्मोनरी टीबी में क्या करते हैं, स्पूटम एग्जामिनेशन करते हैं। एटलीस्ट 3 सैंपल लेते हैं, है ना, एक सैंपल से सेटिस्फाई नहीं होते हम, पहले एक सैंपल लेते हैं, देन 1 वीक बाद बुला के दूसरा सैंपल लेते हैं, एंड देन तीसरा सैंपल लेते हैं, देन उसके बाद ही हम पूरा डायग्नोसिस बनाते हैं। फिर इसके बाद क्या है, एक्सरे कराएंगे, है ना। अगर स्पूटम नेगेटिव आ गया तो हम एक्सरे पे भी जाएंगे कि एक्सरे से थोड़ा और क्लैरिफिकेशन करने के लिए। इसके अलावा होता है मॉन्टॉक्स ट्यूबरक्लिन टेस्ट, ठीक है। तो मॉन्टॉक्स टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी आगे। इसके अलावा एलाइसा करा सकते हैं, और अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है तो उसमें भी हम एलाइसा, PCR, है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करा सकते हैं, गोल्ड टीबी टेस्ट भी करा सकते हैं, और इसके अलावा मॉन्टॉक्स टेस्ट तो है ही, ठीक है। ट्रीटमेंट में कुछ ड्रग्स हैं तो उसकी मैंने ट्रिक बनाई है, राइप्स, RIPES। तो R से क्या हो जाएगा, रिफेम्पिन, I से आइसोनियाजेट, P से पायराजिनमाइड, एंड E से इथेम्ब्यूटामॉल, और आखिरी में S आया तो उससे हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। तो ये क्या हो गए,
ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स मेनली क्या होता है कि जो प्रोटोकॉल बना हुआ है पूरा ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट का, तो उसमें यही ड्रग्स यूज़ होती है, इसलिए मैंने ये ड्रग्स यहाँ पे बता दी हैं। अब हम थोड़ा डायग्नोसिस पे और थोड़ा डिस्क्रिप्टिव फोकस करते हैं। तो सबसे पहले होता है बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट, है ना। तो इसमें होता है ज़ील्स नेल्सन स्टेन। ज़ील्स नेल्सन स्टेन से वही पता चलता है ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है। और मैंने बताया था कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव है, ठीक। इसके अलावा ऑरामाइन स्टेन होता है। तो ये सिर्फ बैक्टीरियल एग्जामिनेशन की बात हो रही है। स्पुटम कल्चर टेस्ट कराएंगे, तो स्पुटम कल्चर में क्या करा देंगे हम, लोवन स्टेन जेंसन टेस्ट करा देंगे। रेडियोग्राफी में चेस्ट एक्सरे करा रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव है उसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये सबसे स्टैंडर्ड टेस्ट है, ठीक है, स्टैंडर्ड रिकमेंडेड ट्यूबरक्लिन टेस्ट स्किन पे होता है ये, विच इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय इंजेक्टिंग 0.1 ml ऑफ लिक्विड कंटेनिंग 5 TU ट्यूबरक्लिन यूनिट्स PPD प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव इनटू टॉप लेयर्स ऑफ स्किन ऑफ फोर आर्म, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, टेस्ट में क्या करते हैं, फोर आर्म है ना, फोर आर्म की जो ये वाला साइट है यहाँ पे हम 0.1 ml इंसर्ट करते हैं PPD 5 TU, ठीक है, 5 ट्यूबरक्लिन यूनिट्स में। एंड देन क्या करते हैं हम, फिर पेशेंट को जाने को बोल देते हैं। फिर नेक्स्ट डे मतलब 48 आवर्स या 72 आवर्स के बाद, यानी हम बस क्या करेंगे, पेशेंट को हमको टेस्ट करना है तो हम इंजेक्ट कर देंगे 5 TU PPD, ठीक है। और उसको 48 आवर्स यानी 2 दिन बाद या फिर 72 आवर्स यानी 3 दिन बाद उस पेशेंट को फिर बुलाएंगे, ठीक है। फिर हम वो जो साइट रहेगी वहाँ पे व्हील बन जाएगा ऐसा राइट सा, तो हम उसको देखेंगे कि उसका डायमीटर क्या है। फिर उसी के बेसिस पे हम डायग्नोस करेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को है कि नहीं है। व्हील मतलब कि मान लो एक ऐसा लाल गोला जैसा बन जाता है, ठीक है। तो व्हील का एक डिसाइडेड डायमीटर रहता है कि अगर 10 mm के अराउंड अगर उसका डायमीटर है तो हम उसको पॉजिटिव केस मानते हैं, पॉजिटिव इन द सेंस ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डायग्नोसिस। अब इसके बाद देखते हैं हम क्लासिफिकेशन में, मैंने बोला था कि मैं एंड में बताऊंगी कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में लिम्फ नोड टीबी हो सकता है। देखो सीधी सी बात है, बैक्टीरिया बॉडी में एंटर किया, वो भले ही अगर लंग्स में भी जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ से भी मैंने एक्सप्लेन की थी ये बात कि वो क्या करता है, मैक्रोफेज में पहले डिवाइड होता है, फिर बस्ट हो जाता है, फिर प्लाज्मा में जाता है, ठीक है। तो प्लाज्मा में अगर वो गया तो स्प्रेड होके प्लाज्मा के थ्रू या फिर ब्लड के थ्रू बॉडी में कहीं भी जाके पैथोलॉजी क्रिएट कर सकता है और कोई भी ऑर्गन में ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, ठीक है। लेकिन कॉमनली कहाँ होता है, पल्मोनरी पे होता है, इसलिए मेरा मेन फोकस गया पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस पे। एक्स्ट्रा पल्मोनरी में क्या क्या होगा कि अब लंग्स के अलावा और कहाँ कहाँ हो सकता है, ठीक है। तो लिम्फ नोड ट्यूबरक्लोसिस, मान लो कि लिम्फ नोड के टिश्यू में ग्रैनुलोमा बना तो लिम्फ नोड ट्यूबरक्लोसिस होगा। प्लूरल ट्यूबरक्लोसिस प्लूरल रीजन में अगर बनता है। ट्यूबरक्लोसिस ऑफ अपर एयरवे, अपर एयरवे जो है हमारा वही सब जो लैरिंग्स ट्रैकिया वगैरह है ना, अगर वहाँ पे लीजन बन गया, वहाँ ग्रैनुलोमा बन गया तो टीबी ऑफ अपर एयरवे। स्केलेटल रीजन में भी टीबी होता है। जेनाइटो यूरिनरी टीबी, जो जेनाइटल और यूरिनरी सिस्टम में अगर वहाँ जाके टिश्यू के अंदर ग्रैनुलोमा बना तब। मिलियरी टीबी, अब मिलियरी टीबी क्या होता है, मिलियरी टीबी मतलब डिसएमिनेटेड, कि जो सेल्स हैं, मान लो लीजन कहीं और बना और वो स्प्रेड होके दूसरी जगह जाके दूसरे ऑर्गन को इन्फेक्ट कर दिया। मान लो लंग्स में बना है, वाया ब्लड क्या हुआ, माइकोबैक्टीरियम गया इंटेस्टाइन में जाके उसने क्या कर दिया, ग्रैनुलोमा बना दिया। तो वो क्या हो गया कि जो मेन साइट थी वहाँ से टीबी हट के दूसरी साइड पे भी हो गया, तो ये क्या हो गया, डिसएमिनेटेड टीबी, जिसे को मिलियरी टीबी कहते हैं। फिर इसके अलावा पेरिकार्डियल मतलब कि हार्ट वाले रीजन में चला गया अगर वो, है ना। इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, वही इंटेस्टाइन में अगर हो गया तो। और मेनिंजाइटिस, अगर ब्रेन में जाके अगर जो ग्रैनुलोमा बना तो वो मेनिंजाइटिस। सो थैंक यू।